नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। लद्दाख में चीन की गुस्ताखियों का करारा जवाब हिंदुस्तान दे रहा है। आज से दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि बात भी करेंगे, मगर धोखेबाजी करने वाले चीन को हम मात भी देंगे। और इसीलिए LAC पर 10 से 12 हजार सैनिकों की टुकड़ी जमी हुई है। लद्दाख में चीन पीछे हटा है, चीनी चाल नहीं। लद्दाख के पार अभी भी डटे हैं 10,000 चीनी सैनिक। बड़ी संख्या में हथियारों और टैंक तोप की तैनाती चीन ने आखिर LAC पर क्यों की? फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन से चीन की नीयत पर सवाल। पूर्वी लद्दाख में चीन कुछ पॉइंट्स पर पीछे तो हटा है, लेकिन आज भी चीन पर रत्ती भर यकीन नहीं किया जा सकता। उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब धोखे का ड्रैगन पीछे से डस ले। हिंदुस्तान ने इधर उसकी हरकतों पर विश्वास किया नहीं कि उधर वो फिर से घुस आएगा। LAC के पास बहुत भारी संख्या में अपने वॉर इक्विपमेंट का जमावड़ा करके चीन भारत की सैन्य तैयारियों की टोह ले रहा था। जब भारत ने बहुत ही एक्सपीडिशियसली मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया, अपनी आर्टिलरी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और सेना को मुस्तैद कर दिया, तो चीन को अंदाजा हो गया कि भारत कहीं कमतर नहीं है। और अब हमारी स्ट्रेटेजी भी ये होना चाहिए कि चीन पर हम प्रोएक्टिवली ध्यान दें और उसके आगे आने वाले कदमों पर निगाह रखें। इसीलिए हिंदुस्तान की फौज भी LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी ताकत के साथ डटी है। दोनों सेनाओं के बीच आज से बातचीत शुरू हो गई। ये बातचीत डिविजनल लेवल के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच शुरू हुई। पेंगोंग त्सो झील इस बार भी बातचीत का अहम मसला बना रहा, लेकिन चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने तय किया है कि उसके 10 से 12 हजार सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ी LAC पर डटी रहेगी। चीन जब तक LAC के पास अपने 10,000 सैनिकों को वापस नहीं बुलाता, तब तक भारतीय सैनिकों के पीछे हटने के आसार नहीं दिखते। साथ ही चीन की हर गतिविधि पर हिंदुस्तान बिल्कुल बारीक नजर रखेगा। हिंदुस्तान का मानना है कि जब तक चीन पूरी तरह अपने कदम पीछे नहीं खींचता, तब तक भारत के पीछे हटने और तनातनी खत्म करने के आसार नहीं दिखते। लद्दाख में चल रहे सैन्य विवाद के बीच भारत और चीनी सेनाओं के बीच में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत मेजर जनरल स्तर पर हो रही है। इससे पहले चीन ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को 2 किलोमीटर पीछे हटाया था, जबकि भारत ने भी ऐसा किया था। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और चीनी सेनाओं के बीच में बातचीत का ये दौर आगे के रास्ते की तरफ बढ़ेगा। हिंदुस्तान एक तरफ से नियंत्रण रेखा पर चीन से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी चिंता सीमावर्ती इलाकों में अपने गांवों की हिफाजत की भी है। अब वहां के सांसद से सुनिए कि कैसे चीन LAC पर स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर उनकी चरागाह की जमीन पर कब्जा कर लेता है। चाइना का एक पॉलिसी ये रहा है, चाइना के नोमैड्स को आगे करके PLA उसके पीछे पीछे आके हमारे लोगों के चरागाह को, पश्चिम लैंड को इंच बाय इंच उन्होंने कब्जा करते किया है पिछले कुछ साल तक। चीन 3 पॉइंट से पीछे हट गया है, लेकिन पेंगोंग त्सो झील पर तनाव अभी बरकरार है। इसके किनारे पर फिंगर 1 से फिंगर 8 तक सारे इलाके भारत के हैं, लेकिन चीन की बदमाशी देखिए कि चीन फिंगर 4 तक अपनी सीमा को मानता है। वो यहां तक मई में चला आया, लेकिन हमारी सेना ने पहले ही तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर अपने देश की 1 इंच जमीन पर भी चीन के नापाक पैर नहीं पड़ने देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की नीति रही है कि हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि दोनों देश मिल बैठकर सुलह कर लेंगे, लेकिन चीन की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। हाल फिलहाल में देखें तो चीन ने कोरोना से लड़ने के लिए आए 1/4 PPE किट्स घटिया भेजे। चीन ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर $46 बिलियन का आर्थिक कॉरिडोर बना लिया। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी बताने की भारत की कोशिशों के खिलाफ खड़ा हो गया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG में
भारत के शामिल होने की उम्मीदों पर चीन ने कूटनीतिक पानी फेर दिया। इसलिए चीन चाहे जैसी भी मीठी मीठी बातें करें, उसके जहन में भरे दुश्मनी के जहर को हिंदुस्तान पहचान गया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पिछले महीने की 5 तारीख को जब चीन ने चोरी चुपके लद्दाख में घुसने की कोशिश की तो सोचा कि कोरोना से जूझते हिंदुस्तान का बेजा फायदा उठा लेगा, लेकिन हमारे जांबाजों ने तुरंत ही चीन को करारा जवाब दिया। भारत की अड़ जाने की आदत से चीन के कदम लड़खड़ाने लगे और चीन ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। पूर्वी लद्दाख में कैसे पीछे हटा चीन, कैसे भारत ने चीन को धकेला पीछे, चीन के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी। 6 जून को मिलिट्री कमांडर लेवल की बैठक के बाद चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हुई, साथ में भारतीय सेना भी पीछे हटी। चीन की सेना गलवान घाटी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15, हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटी। चीनी फौज के पीछे हटने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद चीनी सैनिकों ने LAC पर अपनी तादाद बढ़ा दी। उन्हें तेजी से बढ़ते देख भारतीय फौज भी चीन के मुकाबले कुछ ज्यादा बड़ी संख्या में LAC की तरफ कूच कर गई। इससे चीन पर दबाव बना। भारत ने अपना स्टैंड बड़ा फर्मली रखा है और वो बहुत अच्छी बात है। और अभी मीटिंग्स हुई हैं जनरल लेवल के ऊपर, और मीटिंग्स चल रही हैं, मीटिंग्स होंगी, उसमें कोई बात नहीं है। जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होगी, मिनिस्टीरियल लेवल पे हो सकती है, चाहे मीटिंग जितनी हो। पर जो भारत ने कहा है कि उनके जो 10,000 ट्रूप्स उन्होंने इंडक्ट किए हैं और वेपन्स, हैवी आर्टिलरी और जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और जो व्हीकल्स जो उन्होंने इंडक्ट किए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। उधर चीन ने दबाव बनाया, लेकिन उस दबाव में भारत नहीं आया। 5 मई की शाम झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में चीनी सैनिकों के पहुंचने की खबर आई तो भारतीय सेना के जवान भी पहुंच गए। दोनों तरफ से झड़प हुई, लेकिन फिर बड़े अफसरों ने मामला शांत करा दिया। लेकिन चीनी सेना धीरे धीरे फिंगर 4 तक पहुंच गई। ऐसी खबर है कि 22 और 23 मई को इस समस्या को निपटाने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत हुई, जो बेकार गई। फिर 2 जून को डिविजनल कमांडर स्तर के अधिकारियों में बातचीत हुई, लेकिन इस बार भी नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर 3 जून को थोड़ी कामयाबी मिली जब चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। चीन इस बात पर जबरदस्ती कर रहा था कि भारत सीमावर्ती इलाकों में सड़क और रक्षा से जुड़े काम बंद कर दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अपने इलाके में वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। 1999 में पाकिस्तान से करगिल युद्ध शुरू हुआ तो इस बेस से भारतीय सेना को दूसरी तरफ तैनात कर दिया गया। भले ही भारत लद्दाख में चीन के साथ बातचीत की टेबल पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय सेना को इस बात का भी आभास है कि चीन ने अपने इलाके में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती और बड़े हथियारों समेत लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। ऐसे में भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद तक अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। चीन को 1967 से ही ये लगने लगा कि अब भारत को धोखा देना आसान नहीं है। 1967 में सिक्किम के मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ 2 भयंकर लड़ाइयां लड़ी थी। तब महज 4 दिन में चीन के 400 सैनिकों को ढेर कर दिया गया था। यही नहीं, चीन को उसकी सीमा में 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया गया। उस वक्त भी चीन अपने गुरूर में सिक्किम में घुस आया और बंकर बनाने शुरू कर दिए, लेकिन भारत के पलटवार ने चीन को 3 दिनों के भीतर मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चीन को दूसरा झटका 1987 में लगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सेना पहुंची। तब तक चीन के सैनिकों ने वहां अपने तंबू लगा दिए थे, लेकिन आंख दिखाने वाले चीन को आंख दिखाकर भारत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो चीन 2017 का डोकलाम विवाद कैसे भूल सकता है। 1967 की तरह वो भूटान के पास डोकलाम में सड़क बनाने आ पहुंचा था, लेकिन भूटान ने एक अपील की और भारतीय सेना ने ड्रैगन को उसकी औकात दिखा दी।
ढाई महीने के गतिरोध के बाद चीन को पीछे हटना ही पड़ा। अब चीन को लद्दाख में मुंह की खानी पड़ रही है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। एक तरफ एलएसी पर चीन के साथ तनातनी है तो दूसरी तरफ चीन को लेकर नई दिल्ली में राजनीतिक खींचतानी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन की घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया तो जवाब में केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसद तक अगले मोर्चे पर आ गए। नियंत्रण रेखा पर चीन की हरकतों पर लगाम कसने के लिए हमारे फौजी जाबाज हैं, तो उस चीन की हरकतों को लेकर नई दिल्ली में सियासत बेलगाम होती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को गृहमंत्री अमित शाह की सीमा सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर शायराना ट्वीट किया तो जवाब में राजनाथ ने भी शायराना चुटकी ले ली। इसके बाद राहुल ने रक्षा मंत्री से पूछा, क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है? मैंने किया क्योंकि अब राहुल का जवाब देने के लिए लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल मैदान में आ धमके। नामग्याल ने अपने ट्वीट में 2 तस्वीरें पोस्ट कर दी कि कैसे कांग्रेस के राज के वक्त चीन हमारा हिस्सा लूटता रहा। 1962 में कांग्रेस राज के दौरान अक्साई चीन यानी 37,244 किलोमीटर का इलाका यूपीए राज में 2008 तक चुमुर इलाके के तिया पेंगनक और चावजी घाटी की 250 मीटर लंबाई यूपीए काल में 2008 में चीनी सेना ने दिमजोक में जोरावर किले को ध्वस्त किया और 2012 में पीएलए ने ऑब्जर्विंग पॉइंट बना लिया। 13 सीमेंटेड घरों के साथ चीनी कॉलोनी बसी। यूपीए राज में भारत ने दुंगटी और देमचोक के बीच दूम चेले को गवाया। मैं राहुल गांधी जी के मानसिकता को नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जब अपने यूपीए के सरकार था, सरकार ऑर्डिनेंस पार करते तो वो अपने सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देते हैं, तो अपने सरकार को वो नहीं मानते, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लोगों को डराने के, फेयर मॉन्गरिंग फैलाने के। हालांकि काश राहुल गांधी जी ने इस बॉर्डर को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश किया होगा। तो कल मैंने ट्वीट में जवाब दिया था कि 2008 में हमने क्या खोया, 10 में क्या खोया, 9 में क्या खोया, 12 में क्या खोया। लेकिन इससे राहुल गांधी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। चीनी घुसाए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा कर लिया। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो चीन पर जवाब संसद में देने की बात कही थी, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? एक तरफ कानून मंत्री ने हल्ला बोला तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर किशन रेड्डी ने कहा कि पंडित नेहरू मान चुके हैं कि चीन ने 1959 में सड़क बना ली थी। कांग्रेस के शहजादे की नींद अब टूटी है। आंख दिखाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज चीन मुद्दे पे आंखें चुराए बैठी है, आंखें मूंद के बैठी है और लाल आंख श्री राहुल गांधी और विपक्ष को दिखा रही है, क्योंकि विपक्ष एक भाजपा की कमजोर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के पर्दा फाश कर रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों में नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह शांति हो जाए, लेकिन चीन को लेकर सियासी वार पलटवार इतना तेज है कि फिलहाल शांति के आसार नहीं दिखते। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये साफ कर दिया है कि जुलाई का महीना कोरोना को लेकर दिल्ली पर बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन लगे हाथ केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में इलाज को लेकर वो केंद्र सरकार या उपराज्यपाल से टकराव मोल नहीं लेंगे, यानी दिल्ली में सबका इलाज होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट नेगेटिव निकला तो उसके अगले दिन वो मीडिया से रूबरू हुए।
अब इसे केजरीवाल का यू टर्न कहें या कोई बड़ा पॉलिटिकल दाव, केजरीवाल ने साफ कर दिया कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की खींची लकीर को ही वो अपना रास्ता मानते हैं, यानी दिल्ली के अस्पतालों में सबका इलाज होगा। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की जो तस्वीरें खींची थी, आज उसकी ही पुष्टि करने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की तादाद 31,309 तक पहुंच गई है। इनमें से 11,861 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 905 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुल 1,366 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में 504 लोग ठीक हो गए, जबकि 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोरोना मरीजों की संख्या बेकाबू हो सकती है। तन मन धन जो बन सकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब कोरोना के मरीज बढ़ेंगे तो उनका इलाज कैसे होगा। दिल्ली में नए क्वारंटीन सेंटर और अस्पताल बनाने को लेकर दिल्ली सरकार को कई सुझाव भी मिले हैं। इंडिया गेट के पास मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को भी कोरोना सेंटर बनाने का सुझाव मिला है। स्टेडियम में जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और इस स्टेडियम का भी सुझाव सरकार को मिला है। यहाँ पर भी अस्थायी तौर पर बेड की तैयारियों के लिए सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। दिल्ली के जिन जिन स्टेडियम को कोविड सेंटर बनाने की बात है, उनमें प्रगति मैदान, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, त्यागराज इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। एक तरफ स्टेडियम, बैंक्वेट हॉल और दूसरी जगहों को क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेड बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 3,000 बेड अवेलेबल हैं, टोटल बेड्स हैं, जिसमें से जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड्स लगभग ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। मैंने परसों बैठ के ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को बुलाया, उनसे बातचीत की। 2,000 बेड हमने और ऐड किए हैं, जो कि सारे अवेलेबल अगले 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो उनके साथ बैठ के लगभग 5,000 बेड हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कर लिए हैं। साथ ही साथ हम होटल्स को, 4 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि क्वारंटीन सेंटर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जरूरी डॉक्टर और नर्स कहां से आएंगे। अंकित त्यागी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया कि गायों की हत्या और तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। हत्या करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो जो लोग गायों को भूखे प्यासे छोड़ देते हैं उनकी भी अब मुसीबत पड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो गाय की पूजा करते हैं। अब उनकी सरकार ने तय किया है कि जिसने गाय को मारा उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। संपत्ति को जब्त कराने का भी कदम उठाया जाएगा। जो इस प्रकार का अपराधी होगा उसका पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाने का काम भी किया जाएगा, और जो इसका हिस्सा होंगे उनके वो कहीं से कोई बचने, जैसे किसी वाहन में लाद करके ले जा रहे हैं, वो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है कि गौवध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। गो तस्करी में पकड़े जाने पर 1 साल के लिए गायों के भरण पोषण का खर्चा भी देना होगा। अगर किसी ने गायों को भूखा प्यासा रखा तो उसको भी सजा का प्रावधान है। लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले पर यह कहकर सवाल उठा रहा है कि योगी सरकार कोरोना से लड़ने में नाकाम रही तो गोरक्षा के नाम पर ध्यान भटकाना चाहती है।
योगी सरकार ने बोला था हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में हम वहां पे शेल्टर हाउस बनाएंगे, गाय माता को रखने की जगह देंगे। क्या आज तक बने? गाय माता बेचारी रोड पे कूड़ा खाते हुए घूमती रहती है, कूड़ा खाते खाते उनकी मौत हो रही है, भूखी है। कि और गाय माता को अगर आपको और अच्छा बनाना था तो आपको किसानों को की इनकम दोगुनी करनी थी। किसानों के पास अगर पैसा होता तो किसान गाय माता की और ज्यादा सेवा करता। सियासी वार पलटवार के बीच योगी सरकार के फैसले से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी जो गो तस्करी का काम करते हैं। नीलांशु शुक्ला, लखनऊ, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।